नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। आरएसएस नेताओं की किताब सिलेबस पर सवाल, आज ये खास मुद्दा है और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्देश जारी कर राज्य के सभी कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नेताओं द्वारा लिखी गई किताबों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए इस आदेश ने एक राजनीतिक विवाद को भी जन्म दे दिया है। विपक्षी दल इसे एक विभाजनकारी विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का कहना है कि पहले एक राष्ट्र विरोधी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा था। उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ला ने सभी सरकारी और निजी कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखा है। इस पत्र में संस्थानों को 88 किताबों का एक सेट खरीदने के निर्देश दिए हैं। लिस्ट में सुरेश सोनी, दीनानाथ बत्रा, डॉक्टर अतुल कोठारी, देवेंद्र राव देशमुख और संदीप वासलेकर जैसे प्रमुख आरएसएस नेताओं की लिखी गई रचनाएं शामिल हैं, जो आरएसएस की शैक्षिक शाखा विद्या भारती से जुड़े रहे। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के कॉलेजों की लाइब्रेरी में जल्द ही छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा से परिचित कराने के लिए 88 किताबें आएंगी। इन 88 किताबों में वरिष्ठ आरएसएस पदाधिकारी सुरेश सोनी, आरएसएस के शिक्षा विंग विद्या भारती के पूर्व महासचिव दीनानाथ बत्रा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व महासचिव डॉक्टर अतुल कोठारी की किताबों के अलावा आरएसएस के शिक्षा विंग विद्या भारती के संकलनों वाली किताबें भी शामिल हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में सभी सरकारी कॉलेजों, अनुदानित गैर सरकारी और निजी कॉलेजों के प्राचार्यों को खत लिखकर भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ गठित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के जरिए छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपराओं से परिचित कराया जा सके। सरकार का कहना है ये नया निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इन 88 पुस्तकों में से 3 पुस्तकें सुरेश सोनी ने लिखी हैं, जबकि सबसे ज्यादा 14 पुस्तकें विद्या भारती के पूर्व महासचिव दीनानाथ बत्रा ने लिखी हैं। कांग्रेस ने इसे विभाजनकारी बताया है, वहीं बीजेपी समर्थन कर रही है। भारतीय संस्कृति की किताबें पढ़ानी है तो आप जो है रामधारी सिंह दिनकर की जो है भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ाइए। बड़े बड़े हिंदुस्तान के जो है साहित्यकारों ने इसके ऊपर लिखा है, उनके जो है पढ़ाइए। मैथिली शरण गुप्त को पढ़ाइए। आप पढ़ा रहे हैं किसको? संघ के नेताओं को आप पढ़ाना चाह रहे हैं, उन्हें ओबलाइज बिल्कुल मिलाकर उनको जो है जनता के धन से आप सहायता करना चाहते हैं, तो उसके लिए किताबों का रास्ता निकाला है। ये रास्ता उचित नहीं है। अगर देश का इतिहास, देश की जो संस्कृति रही है, उसको कांग्रेस अगर भगवाकरण कह रही है तो ये कांग्रेस की छोटी सोच है। मुझे लगता है उन्हें भी इस बात से निकलना चाहिए और अपने इतिहास पे गर्व करना चाहिए, और उन्हें भी इन सब चीज़ों का अध्ययन करके हमारे बच्चों को, नई पीढ़ी के बच्चों को हमारे इतिहास से अवगत कराना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ दिनों पहले ही घोषणा की थी कि राज्य के स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में भगवान राम और कृष्ण की शिक्षाओं को भी शामिल किया जाएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा से छात्र परिचित हों, इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है, लेकिन आज ही राष्ट्रीय संस्थागत नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो रैंकिंग आई है, उसमें मध्य प्रदेश का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, और दरअसल यही फिक्र की बात है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान, अजय और आकाश के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो उम्मीद है आपको हमारी ये खास रिपोर्ट पसंद आई होगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे आपका परिचय कराते हैं और उसके बाद चर्चा करते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ महेश वर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी भी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा जो है सियासी गलियारे में सिलेबस पर सवाल अब खड़ा हो गया है, और इस मामले पर सियासत तो हो ही रही है, लेकिन सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी, आपसे आपका पक्ष जानना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि विभाजनकारी विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिश है, क्या कहेंगे आप?
ये भारतीय पुरोधा कौन है? विवेकानंद जी, जिनका नाम ये बरसों से ले रहे हैं और जिनका जो है स्मारक हमारी कांग्रेस पार्टी ने बनवाया था कन्याकुमारी में, उनकी 20-20 रुपए की 3 किताबें हैं। और कोठारी जी जो है, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी के चेयरमैन है, उनकी 14 किताबें 500-500 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए की। तो ये तो सीधे सीधे उपकृत करने का काम है जनता के धन से। उन किताबों की सार्थकता क्या जो है विवेकानंद के मुकाबले है क्या? ये बात समझ आनी चाहिए। आज भारतीय इतिहास में जो संस्कृति का हमारा कलेवर है, या जो हमारी संस्कृति की जो विशेषज्ञता है, रामधारी सिंह दिनकर की किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, वो खरीदने में क्यों परहेज है? वो तो नेहरू जी के भी कोई बहुत प्रशंसक नहीं थे। अगर आपको यही करना है तो उनकी भी किताबें खरीदी जानी चाहिए। किताबें आपने सीरीज से क्या जो है, क्या ये भारतीय संस्कृति के इकलौते ठेकेदार है ये संघ के लोग। और उन किताबों का टेक्स्ट क्या है, उनकी जो है कंटेंट क्या है, सिर्फ जो है एक ही आधार पर कि वो जो है किसी एक विशेष दल से संबंधित है, आप किताबें खरीद लेंगे। भारतीय संस्कृति पर हजारों और सैकड़ों लोगों ने लिखी हैं किताबें। आपने किस आधार पर इनका चयन किया किताबों का, और किस आधार पर आपने चिट्ठी? ये पैसा तो सरकार के पैसे से, जनता के पैसे से किताबें दी जा रही हैं। तो ये चीज जो है स्पष्ट होनी चाहिए आपके जो है। जी ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, ठीक है। अब जरा प्रेम व्यास साहब से समझ लेते हैं उनका क्या पक्ष है। प्रेम साहब, कांग्रेस पार्टी विभाजनकारी विचारधारा को बढ़ावा देने का प्रयास बता रही है इस पहल को, आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरी थोड़ी सा साउंड मेरा सही करा दीजिए, मैं अपनी बात रख लेता हूं। जी, कांग्रेस पार्टी विभाजनकारी विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिश बता रही है सरकार के इस फैसले को। देखिए, लेफ्टिस्ट मुगलों का और कम्युनिस्टों का महिमा मंडन 70 वर्षों तक करा गया भारत की धरती पर शिक्षा क्रम में। तब जो है विचारधारा बिल्कुल सही थी, सही दिशा में कार्य कर रही थी। लेकिन जैसे ही राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ाया गया तो विचारधारा जो है दूषित हो गई। एक तरफ बात करते कंपोजिट कल्चर की, बात करते विविधता में एकता की, और दूसरी तरफ जब कंपोजिट कल्चर बताइए, क्या संघ कंपोजिट कल्चर में नहीं आता? क्या हमारे हिंदुस्तान के जो लेखक है वो कंपोजिट कल्चर में नहीं आते? या सिर्फ विपिन चंद्रा जैसे लोग, या जो सिर्फ कम्युनिस्ट के रोमिला थापर, जिन्होंने ये कहा कि जो पांडवास वेर इंस्पायर्ड बाय किंग अशोका, तो उन शाब्दिक लोगों को जो है हम श्रेष्ठ मानकर और शीर्ष पर बिठाएंगे। दूसरी बात है कि जब भी रैशनलाइजेशन होता है हर क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से उसमें एक्सपर्ट कमिटीज बैठती है, उसमें नेसेसरी अननेसेसरी दोनों पार्ट पे चर्चा होने के पश्चात उसको लागू किया जाता है। अब मुझे बताइए, 70 वर्षों में एक्सपर्ट कमिटीज क्या कांग्रेस की तरफ से बैठी थी? अगर बैठी थी तो नेसेसरी और अननेसेसरी बर्डन्स को हटाया और जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया? दूसरी बात है, मुगलों के काल की बात हो, अंग्रेजों की बात हो, कम्युनिस्ट की बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, लेकिन जब भारतीय इतिहास की बात होगी तो बहुत संक्षेप में उसको रखने का कार्य करा। क्या अब बताएंगे, रॉबर्ट ओपेनहाइमर जिसने एटम बम का आविष्कार करा था, रॉबर्ट ओपेनहाइमर को सिर्फ इतना ही जाना जाता है कि उसने एटम बम का आविष्कार करा था। लेकिन रॉबर्ट ओपेनहाइमर को जब पढ़ेंगे तो उसने ये भी कहा था कि मैं एक समय जो है दुनिया से विचलित हो गया था, गीता जी को पढ़ने के बाद में आई गॉट द इंस्पिरेशन, और मैंने जो है एटम बम, उसके लिए बकायदा हमने गीता जी का एक जो पूरा दोहा था उसको कोड भी करा। दूसरी बात है कि ठीक है प्रेम साहब ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन भूपेंद्र गुप्ता जी ने एक स्पष्ट सवाल पूछा है कि किस आधार पर इसका चयन किया गया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास साहित्यकारों की कमी है, किताबों की कमी है, आधार क्या है इस चयन का? मुझे आवाज नहीं आ रही, एक बार प्लीज रिपीट कर लीजिए, पूरी आवाज ब्रेक हो रही है। भूपेंद्र गुप्ता जी ने एक सवाल पूछा है कि किस आधार पर इन लेखकों का, इन किताबों का चयन किया जा रहा है।
होता है तो निश्चित रूप से एक्सपर्ट्स की कमिटीज बैठती है, उसमें समग्रता से रैशनलाइजेशन होता है, उसके बाद में पूरी तरह से तय करने के बाद में। और अब मध्य प्रदेश तो पहला राज्य जो नई शिक्षा नीति लागू कर रहा है। आप बताइए, अगर हमने शिक्षा नीति को सुदृढ़ करने का कार्य करा है, शिक्षा नीति में आमूलचूल बदलाव लाने का कार्य करा है, और जो पूर्व में इतिहासकारों ने लिखा है, निश्चित रूप से कहीं त्रुटि होगी तो कंपोजिट कल्चर, विभिन्नता में एकता, ये बात करने वाले लोग उसको क्यों नहीं परिवर्तित करना चाहते? निश्चित रूप से जहां परिवर्तन की आवश्यकता है वहां परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा नीति में जहां परिवर्तन की आवश्यकता है वहां शिक्षा नीति में जो परिवर्तन होना चाहिए उसको लेकर सरकार कटिबद्ध है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं। महेश जी, आपने बीजेपी का क्या पक्ष है, कांग्रेस का क्या पक्ष है, और ये जो फैसला है 88 किताबों को लेकर, ये आप बखूबी जानते हैं। एक जो मेरा सवाल है सर, एक राइटर का नाम आ रहा है दीनानाथ बत्रा साहब का। इन्हीं के स्टेटमेंट थे कुछ दिन पहले कि किताबों के मापदंड पर इन्होंने कहा था कि लेखक की मंशा, कंटेंट और भाषा, इनका ख्याल रखना चाहिए या इसी से समझा जा सकता है। इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो दीनानाथ बत्रा जी से ना मिले, ना उनसे बात किए, ना उन्होंने कभी दीनानाथ बत्रा जी के विचारों को समझा है, ना पढ़ा है। दीनानाथ बत्रा जी शिक्षा के वो पुरोधा हैं जिन्होंने इस देश में सरस्वती शिशु मंदिर जैसे जो एक विशाल विद्यालय का एक जो प्रांगण, ये कह लीजिए जो एक विद्यादान का जो काम था, विद्या भारती के माध्यम से उनका एक जो प्रकल्प था, अभियान था, उन्होंने अपने पूरे जीवन को स्वाहा किया। उन्होंने उस तरह का काम नहीं किया जो आज आप देख रहे हैं कि ये जो शिक्षा के नाम पर जो है इस देश में जिस तरह से भाई लूटने का काम जो है आप देख लीजिए कि किस प्रकार से किया गया। कभी सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर किया गया, कभी किसी नाम पर किया गया, कभी किसी नाम पर किया गया। लेकिन आखिरकार इन जो ये पुरोधा हैं, मैं पुरोधा इसलिए कहता हूं कि इन लोगों के जो विचार और इन लोगों के जो प्रयास होते हैं, या वो अतुल कुठारी जी हों, या दीनानाथ बत्रा जी हों, या सोनी जी हों, इनके विचारों को एक बार समझ के और फिर कोई आदमी कुछ कहे तो समझ में आता है कि किस प्रकार से जो है ये देश के समाज के काम आ रहे हैं, किस प्रकार से अपने आप को होम कर रहे हैं अपने जीवन में। इनके जीवन में कुछ नहीं है इस समाज के देने के लिए, इस देश को देने के लिए। तो पहले तो सबसे बड़े आपत्ति तो इसी बात पर है कि किसी भी समालोचना करिए ना, मैं कह रहा हूं समालोचना होना चाहिए किसी प्रकार से। अगर कोई कंटेंट को लेकर कोई भाषाई ऐसी चीज है जो कि आपको लगता है कि उससे किसी शिक्षा के स्तर में गिरावट आ सकती है, अरे आप सिर्फ आरएसएस के ये लोग प्रचारक हैं, आरएसएस के ये व्यक्ति हैं, इसलिए अब आरएसएस इस देश में लाखों स्कूल चलाता है। एकल विद्यालय देख लीजिए, सरस्वती शिशु मंदिर देख लीजिए, वहां से पढ़ के आईएएस आईपीएस निकलते हैं। तो आप उसको भी बंद करा दीजिए, आप उसके ऊपर भी लांछन लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर शिक्षा की दृष्टि से अगर कोई बात करते हैं तो आप उसको एक समावेशी तरीके से उसका अगर आलोचना करिए, कंस्ट्रक्टिव करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी पुस्तक को लेकर उसमें कोई ऐसा कंटेंट है उसको सामने लेकर बात करिए। इतना कह देने मात्र से आप ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने कभी प्रचार प्रसार से अपने आप को दूर रखा, जिन्होंने कभी ये नहीं समझा कि भाई हमें जो है किसी चीज का श्रेय लेना है। अगर ये लोग श्रेय लेना चाहते तो इन्होंने ऐसे कालजयी, ऐसे सार्वदेशी, ऐसे सार्वकालिक इन्होंने काम किए, इनके ऐसे कृतित्व और व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं जो उनको एक बार जानते हैं, समझते हैं, उनके एक बार उनके साथ बैठ लें, अगर आंख से आंसू ना निकल जाए। दीनानाथ जी बत्रा से अगर आप मिले और उनके बारे में जब आप जान ले, मैं कह रहा हूं कि गाहे बगाए आप उनके पीठ पीछे आप उनकी आलोचना कर रहे हैं, इसी मात्र से आदमी को ऐसा लगता है कि शायद जानकारी के अभाव में या उस व्यक्तित्व के विचार को जाने समझे बगैर आप आरएसएस के नाम से किसी आदमी को गाली देना शुरू करेंगे, किसी आदमी को भला बुरा कहना शुरू करेंगे, और यही आपका कर्तव्य रह गया अब इस देश में शिक्षा के प्रति। और यही आप कम करने के लिए जो है आप चैनलों पे बैठेंगे और आपके दर्शकों को गुमराह किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने अच्छी बात कही है। लेकिन बीजेपी का एक स्टेटमेंट सामने आया कि पहले राष्ट्र विरोधी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा था। इस मामले पर आप क्या कहेंगे? जी क्या कह रहे हैं? बीजेपी का स्टेटमेंट जो आया सर, पहले एक राष्ट्र विरोधी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा था। ये बीजेपी के स्टेटमेंट सामने आए जब कांग्रेस ने इस मामले पर कहा कि विभाजनकारी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है, तब बीजेपी ने काउंटर अटैक किया।
देखिए, मैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ऐसे लोगों का, जिनका आज शिक्षा संस्कृति उत्थान समिति के संगठन महामंत्री हैं अतुल कोठारी, देश भर में घूमते रहते हैं, 70 के आसपास हो गए। जी दीनानाथ बत्रा जी जो है जी वो लगातार जो है अभी भी चलने फिरने में असमर्थ है, लेकिन लगातार, मुझे अभी तक याद है मदन दास देवी जी से मैं जब मिला तो जी। आपको सुन के अमित जी आश्चर्य होगा, सॉरी अमृत जी। जी आश्चर्य होगा कि उनको पैरालिसिस मारा हुआ था, बोल नहीं पा रहे थे। बिल्कुल। लेकिन उसमें क्या कर रहे थे, जीवन के अंतिम क्षण तक क्या कर रहे थे, जी। व्हील चेयर पे थे। जीवन के अंतिम क्षण में वो क्या कर रहे थे, गीता का अनुवाद कर रहे थे। ये तो अच्छी बात है, और अगर इस कोशिश तरह के बेहतर हो, सोच कोशिश और बेहतर हो ऐसे- तो इसमें ऐसे कोई बुराई व्यक्तित्व- नहीं है, ये अच्छी और बात है। और अभिनंदन लेकिन इस करने मामले का पर विचार सियासत है और आलोचना सवाल भी हैं। जी महेश जी आदमी को लगता है कि विद्वेष बढ़ता है। जी, विद्वेष बिल्कुल। समाज में एक विद्वेष जी। बढ़ाने का एक जो बहुत बड़ा कारक बन सकता है, जी। जो इस तरह के विचार उनके खिलाफ आते हैं। बिल्कुल। महेश जी आपके पास फिर आते हैं थोड़ी देर में। आनंद स्वरूप जी हमारे साथ जुड़े हुए आरएसएस समर्थक। सर, आप क्या कहेंगे, कांग्रेस पार्टी विभाजनकारी विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिश इस फैसले को ले रही है, जिसमें 88 किताबें और खासकर जो नाम सामने आए हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, विद्या भारती से जुड़े हुए लोग हैं। जी सबसे पहले अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, और आरएसएस ने जो है इस देश को जो है 2 प्रधानमंत्री दिए हैं, है ना, राष्ट्रपति दिए हैं, तो इतने ऊंचे पदस्थ लोग दिए हैं और इतने प्रामाणिक लोग दिए हैं कि अब आरएसएस को किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस के लोग जिस तरीके से आरएसएस का विरोध करते हैं और एक ब्लैंकेट टर्म की विभाजनकारी शक्तियों और इस तरह की बातें कह के अब उसको किसी प्रकार के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इनमें दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से एक भी व्यक्ति को ये लोग नहीं जानते होंगे, उनके क्रेडेंशियल नहीं जानते होंगे उन लोगों ने क्या किया है। संदीप वासलेकर जी का इन लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। तो मेरी इनसे प्रार्थना है कि ये लोग पहले उनका अध्ययन करें, उनका कंटेंट क्या है ये पढ़ें, उसके बाद बात करें। इस तरीके से रिजेक्ट कर देना कि भाई संघ से जुड़े लोग हैं, इस तरीके से, ये तो मतलब एक मतलब राजनीतिक मतलब डिवाइसिव तरीका है ये काम करने का। ठीक है। एक सवाल प्रेम व्यास साहब आपसे, फैसला तो लिया गया है लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही इस आदेश को रद्द कर देंगे, तो आपको नहीं लगता कि अगर सियासत इस मामले पर हम कर रहे हैं, सियासत जैसी चीज नजर आ रही है, तो उससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है, चाहे फैसला जिसका भी हो? प्रेम व्यास साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रेम जी, सवाल यह है कि कांग्रेस कह रही है कि सत्ता में आते हैं इस आदेश को रद्द कर देंगे, तो आपको नहीं लगता है कि कल को बच्चों के सामने ये एक परेशानी का सबब जैसी स्थिति हो जाएगी? नहीं, देखिए, जिस तरह से शिक्षा पद्धति को लागू किया जाएगा, मुझे लगता है निश्चित रूप से जनता उसका स्वागत करेगी। इसीलिए मैंने कहा है कि पहले एक्सपर्ट्स कमिटीज के साथ में बैठना, उसके साथ में नेसेसरी अननेसेसरी दोनों पार्ट्स पे बात करना। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है कि जहां पर हमारे लिखे हुए इतिहास को हमारे लोग नकार देते हैं, लेकिन वही विदेशी और मुगलों के द्वारा लिखे गए इतिहास को सत्यता के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में लागू करने का कार्य करते हैं। दूसरी चीज है कि भारत एकमात्र प्री हिस्टोरिक नेशन है जहां पर सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड है। आप देखिए कि बाकी सभी सिविलाइजेशन समाप्त हो गई, लेकिन इसको पढ़ाने का कार्य कभी नहीं किया गया। ऐसी कई सारी कुसंगतियां थी जिसके खिलाफ जाकर आज जो युवा शक्ति है, क्योंकि युवाओं के हाथ में जो है भारत की तकदीर है, और अगर वे युवा सदृढ़ता के साथ में उस शिक्षा अध्ययन को करेंगे जहां पर प्राथमिक अवस्था से लेकर हमारा इतिहास, वर्तमान का और भविष्य की योजनाएं, इन तीनों चीजों का जब समावेश होगा तो निश्चित रूप से एक सदृढ़ युवा उस रूप में निकलकर जो है बाहर आएगा। इसीलिए मैंने दोनों चीजों का उल्लेख किया है कि समय समय पर रैशनलाइजेशन होना, कंपोजिट कल्चर्स की बात, या जिस तरह से यूनिवर्सिटी मीटिंग, अगर उच्च शिक्षा की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी मीटिंग्स में भी हर साल प्रारूप चेंज होते हैं, लेकिन जिसको स्वीकारा जाता है वही इतिहास श्रेष्ठ होता है। इसीलिए उस इतिहास को जो है संप्रेषित करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं।
बिल्कुल। एक सवाल महेश वर्मा जी आपसे समझना चाहेंगे, इस मामले पर सियासत हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि सत्ता में आएंगे तो इस आदेश को रद्द कर देंगे। दूसरी तरफ भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि किस आधार पर हम इनका चयन कर रहे हैं। आपने कई मसलों का इससे पहले के सवाल पे जवाब दिया, लेकिन उनका एक सीधा सा तर्क ये है कि हमारे पास कमी नहीं है लेखकों की या किताबों की, हम रिसर्च करके जो हमारा पैनल होगा वो बेहतर तरीके से इससे भी और बेहतर कर सकता है। तो इस मामले पर आधार और इसका एक बड़ा लॉजिक जो मुझे लगता है ये क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए हैं और ये पॉलिटिकल मामला है तो वे सवाल खड़े कर रहे हैं, और बनता भी है सर पॉलिटिकली। नहीं, पॉलिटिकली क्या बनता है क्या नहीं बनता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आनंद स्वरूप जी ने एक बात जो कही वो आपके दर्शकों को शायद लाभ पहुंचा है। उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची कि देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कोई कृतित्व के ऊपर अगर सवाल आप खड़ा करते हैं, सवाल खड़ा करने का कोई आधार बनाया जाता है वैमनस्य बस, राजनीतिक कारणों बस। आप कांग्रेस के किसी नेता को आपने कोई किताब लिखते हुए इस तरह का कोई ऐसा किताब कांग्रेसी नेता ने लिखा हो जो किसी देश समाज और विद्यार्थियों को काम आया हो, एक किताब का नाम बता दें। अभी वो आपके टीवी से मैदान छोड़ के भी भाग गए। उनको जो है इतना तो कम से कम धीरज रखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि ये किस किस चीज को बैन करेंगे? गीता और महाभारत को बैन कर दे, ये रामायण को बैन कर दे, या जितने वेद पुराण है उसको बैन कर दे। अब तो इनके चाल चलन और चरित्र में ऐसा आ गया है कि ये ना, आप ये देखिए कि इनके ऊपर क्या लिखा जाता है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इनकी किताबें जो के नटवर सिंह थे, उन्होंने क्या लिखा? ऐसी ये किताबें लिखते हैं जो इस देश का कोई बच्चा नहीं पढ़ता, वो विदेशी लोग पढ़ते हैं और भारत का उपहास उड़ाते हैं। तो अगर इनके कुछ विचारक भी कुछ किताब अगर लिख गए, अब राहुल गांधी को कोई कहे कि भाई आपको किताब लिखना है, तो कहेंगे कि भाई आप मुझे गाली मत दो। क्या मतलब बनता है? आप मुझे ऐसी बात कहोगे कि मैं किताब लिखूंगा? आपको मालूम है मेरी किताब लिखने की हैसियत है? तो किताब आपने कितना लेख लिखते हुए, कितनी बातों को उनको समझते हुए। तो ये देश जो है अगर ऐसे विचारकों से कहीं अगर पलवित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, कहीं उसको सींचा जा रहा है, कहीं उसमें कुछ डाला जा रहा है, तो अंगारे इनको अंगारा तो लगेगा ना। सवाल है कि समाज अगर जागरूक हो गया, समाज अगर कहीं सामर्थ्य उसका बढ़ा दिया आपने, तो सवाल यह है कि यही सामर्थ्य जो है इनको जो है कांग्रेसियों को जो है कहीं ना कहीं जी इनको सत्ता से जो है दूर रखेगा। अगर यही चीज ये लोग नहीं करते आज के डेट में, इन्होंने क्या किया? मुसलमानों को आज देखिए, मैं अभी पढ़ रहा था, मुसलमानों की 28% भागीदारी थी इस देश की मुख्य धारा में, 1.82 पर ये ले आया खींच खाच के। अब क्या है कि वो सारे जितने मुसलमान हैं देश के, इनको उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। कभी ये कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हें हम 50% आरक्षण देख के इस देश में सारे संसाधनों पे तुम्हारा जो है हक जमा देंगे। ठीक है महेश जी, वक्त कम है महेश जी, एक शॉर्ट आंसर हम आपसे चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी अक्सर कहती है जब नाम बदलने की उत्तर प्रदेश में खासकर या देश में कई जगहों पर जो नाम बदलने की बात सामने आई, या इतिहास में मुगलों के मामले को लेकर जो कांग्रेस ने कहा कि इतिहास को बदल के या दूसरे तरीके से जो हम दिखा रहे हैं, एक्चुअल हिस्ट्री अगर हम उसे चेंज कर दे रहे हैं या पाठ्यक्रम से हम उसे हटा दे रहे हैं, तो वो बच्चों को पता नहीं चलेगी। ये कांग्रेस पार्टी अक्सर सवाल उठाती है सर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सुन के हैरानी होगी कि आपके देश में जो शिक्षा नीति थी उसमें प्रावधान ये था, जो कि सैंडर्स और हंटर आयोग ने अंग्रेजों के टाइम में आयोग ने जो रिपोर्ट किया उसको मानकर अंग्रेजों ने उसको जारी रखा, नई शिक्षा नीति। और आज तक अमृत जी, आपके दर्शकों को मैं बहुत बड़ा एक खबर दे रहा हूं कि इस देश में जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसके तहत जो है किसी गांव में, किसी कस्बे में विश्वविद्यालय और कॉलेज खोलने की जो है कानून नहीं था। आप नहीं खोल सकते हैं, आपको ऐसा करना अलाउ नहीं था। आप हायर एजुकेशन का कोई भी संस्थान जो है ग्रामीण अंचल में आप नहीं खोल सकते थे। ये बदलाव जो है मोदी सरकार ने 2020 में किया। जी आप सोचिए कि आजादी के 70-72 साल के बाद आप मैकाले की जो शिक्षा नीति है उसको बदलने में कामयाब होते हैं, और ये उसी मैकाले के तहत जो है ये हमें गुलाम बना के रखते हैं। और हमें ये कहते हैं कि देखिए साहब, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ऑफिशियल बयान एज ए प्राइम मिनिस्टर
लंदन के अखबारों में छपा। जी। साहब आप लोग अगर नहीं होते, हमारे देश में अंग्रेज अगर शासन नहीं किए होते, जी। तो हमें ना खाने की तमीज होती, ना हमें पहनने की तमीज होती, ना हमें बोलने की तमीज होती। अंग्रेजी भाषा जो है वो हमें कम से कम तमीज सिखा गई। जी। अब मुझे बताइए कि इससे बड़ा एक भारतीय का अपमान इस देश में कांग्रेस और कांग्रेस के प्रधानमंत्री और क्या जी। कर सकते हैं? लेकिन प्रश्न ये नहीं है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर कुछ भी हो, जो भी फैसला हो वो बेहतर हो। और सियासत हालांकि हो रही है, तो अब अगला कदम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर मौजूदा वक्त में सियासत, और अगर ऐसी चीजें आगे भी रहीं तो फिर बच्चों के लिए एक मुश्किल भरी तस्वीर हो सकती है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आनंद स्वरूप जी हमारे साथ जुड़े, महेश वर्मा जी जुड़े, प्रेम व्यास जी जुड़े, भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।